तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। तो आज से हम लोग हिंदी विषय को स्टार्ट करेंगे। समझिए कि आपका हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 2026 में देंगे, उनके लिए हम आज से हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करें, जिसमें आपको हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा और सारा वीडियो वन शॉट रहेगा। मात्र आपका 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट का एक वीडियो में आपका एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और इतना बेहतरीन नोट्स आप पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिए या किसी भी पेड बैच में खोज लीजिए, ऐसा नोट्स आपको नहीं मिल पाएगा जितना बेहतरीन नोट्स हम आपके लिए मेहनत करके बनाए हैं। तो आज हम लोग हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को करेंगे वन शॉट। इसका अर्थ होता है कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर को करेंगे और 100% यहीं से आपका क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए कंटिन्यू हम वीडियो लाते रहें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो ये हिंदी का नोट्स है और यहाँ से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को आज करेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस चैप्टर में हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इसके VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितना भी इसमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसको हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता एवं पिता का नाम क्या है? तो माता का नाम था भीमाबाई और पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? यहाँ से देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 हो जाएंगे। और कौन कौन थे? तो उनका नाम था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब एवं मूक नायक किसे कहा जाता है? तो बाबा साहब के नाम से या मूक नायक के नाम से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जो कि एक क्या था? तो भाषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण कब और कहाँ दिया गया था? तो ये जो भाषण है 1956 में लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1956 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का हिंदी रूपांतरण कौन किया था? तो इसको किए ललई सिंह यादव। इसका हो जाएगा ललई सिंह यादव। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जो मृत्यु है 1936 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे अवश्य माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। नेक्स्ट है, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी हानिकारक होता है जाति प्रथा। इसका हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो ये भी आपका जाति प्रथा ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। यह हो जाएगा आपका जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट है, इनके प्रमुख रचनाओं का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख रचनाओं का नाम क्या था? तो पहला था द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्राज, हु आर दे, द अनटचेबल्स और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बुद्धा एंड हिज धम्मा। नेक्स्ट है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। नेक्स्ट है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। और नेक्स्ट है
द राइट एंड फॉल ऑन द हिंदू वीमेन। ये इनके रचनाओं का नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनाओं का नाम हो गया। तो ये आपको याद करना है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ये क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि में सभ्य समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें समता, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व मतलब कि भाईचारे का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही लेखक के लिए विडंबना की बात है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो ये हो जाएगा, न्यूयॉर्क में चले गए थे। नेक्स्ट है, किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में पीएचडी किए थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ में? तो दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो पत्रिका का नाम था बहिष्कृत भारत। ये हो जाएगा इनका बहिष्कृत भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। और देखिए इसमें हम ऑप्शन नहीं रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन और अगर हम ऑप्शन के साथ रखते तो बहुत ज़्यादा बड़ा पीडीएफ हो जाता, बहुत ज़्यादा पेज का नोट्स हो जाता, इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर को ही रखे हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? और देखिए अगर आप ऐसे करके याद रखते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग आंसर को डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है एक पत्रिका का नाम है। अब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, या लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा। नेक्स्ट है, भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास, इसका हो जाएगा राइट आंसर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो इसका हो जाएगा श्रमिक विभाजन, इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है जो पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी दो पत्नियां थी, तो पहला का नाम था रमाबाई और दूसरा का नाम था सविता अम्बेडकर। इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। तो इस प्रकार से आपका 35 VVI क्वेश्चन ये चैप्टर से था, और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा इस चैप्टर से, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर भी बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, ताकि आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा। एक बार आप लोग पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और क्यों? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में लिखेंगे कि लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आज के आधुनिक समय में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ये इसका हो गया आंसर। बस ये इतना में आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या है? तो जातिवाद के पोषक जातिवाद के बारे में यह तर्क देते हैं कि सभी कार्य कुशलतापूर्वक हो सके, इसलिए श्रम विभाजन होना चाहिए। तो ये दूसरा का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जातिवाद और श्रम विभाजन
यहाँ पर विभाजन हो जाएगा। अच्छा, जो भी यहाँ पर गलत है हम इसको जब एडिट करके इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर श्रम विभाजन हो जाएगा और सिर्फ श्रमिकों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी बांटती है। यही जो है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति प्रथा लोगों को अपने अनुसार पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है, जिसके कारण है कि भारत के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये 4 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को कहे हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण लोग एक दूसरे को ऊंच नीच भाव से भी देखते हैं। तो ये आपका 5 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाता है? तो इसका आंसर भी बहुत इजी तरीके से हम लोग लिखेंगे, लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी हानिकारक बताया है। जाति प्रथा व्यक्ति के रुचि पर आधारित न होकर उसे जन्म से ही जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसमें और मात्र 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बस आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को अवश्य माना है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि लेखक ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह बताया है कि लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का भाव रखना चाहिए। और 8 नंबर इस चैप्टर का लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही 8 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अगर आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि श्रम विभाजन से श्रमिकों का ही नहीं विभाजन होता बल्कि लोग एक दूसरे को ऊंच नीच भाव से भी देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और जितना भी महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारा इसमें हम आपको करवा दिए। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इतना बेहतरीन नोट्स के माध्यम से आपको सारा चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसी तरह से हम आपका हिंदी का सारा चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे। यहाँ से आप लोग अपने कॉपी में लिख करके नोट्स भी बना सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको नहीं अभी मिल सकता, इसका पीडीएफ आपको 1 दिसंबर के बाद मिल पाएगा, 1 दिसंबर के बाद, क्योंकि ये जो है कंप्लीट चैप्टर का भी हम नोट्स नहीं बनाए हैं, इसलिए एक बार में सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए आप लोग यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम वीडियो को एंड करते हैं और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या ऐसा ही करके आपका सारा हिंदी का सारा चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाए। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।